आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके चैनल। आपका मेज़बान मैं सनम एजाज और प्रोग्राम दरख्शां सितारे। जाहिर सी बात है, दरख्शां सितारे में हम उन सितारों की बात करते हैं जो जिंदगी की दौड़ में बहुत ऊंचा उठते हैं, और उठने की कोशिश भी जो लोग करते हैं हम उसको दरख्शां सितारे में आने की इजाज़त देते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो क्रिकेट का बुखार बहुत ज़्यादा है। यूँ कहें तो तेंदुलकर, दूसरे लोग जितने भी क्रिकेट साथ वाबस्ता है सबको सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग फुटबॉल को खेल के तौर पर जानते हैं और फुटबॉल के खिलाड़ियों को बहुत कम लोग जानते हैं। बहुचंद भूतिया का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका फैन भी हूं, लेकिन बहुचंद भूतिया वो फुटबॉलर है जिसे हिंदुस्तान में एक अजीम नाम हासिल है। और आज के इसी प्रोग्राम यानी दरख्शां सितारे में हम खेल फुटबॉल की बात करेंगे और अपनी रियासत के एक दरख्शां सितारे, जी हाँ, अरुण मल्होत्रा को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे हम बात करेंगे फुटबॉल के बारे में। और अरुण मल्होत्रा का हम यही कह सकते हैं कि अरुण मल्होत्रा का जो सीवी है बहुत लंबा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और जम्मू कश्मीर से चूंकि इनका ताल्लुक भी है और इब्तिदाई शुरुआत इन्होंने इसी रियासत से की है, और उसके बाद हिंदुस्तान, एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जितनी भी कंट्रीज है दुनिया की, वहां पे खेले हैं और जम्मू कश्मीर से लेकर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है। आज अरुण मल्होत्रा हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और अरुण मल्होत्रा को पिछले ही दिनों श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुई अवार्ड, जो नेशनल अवार्ड सेरेमनी थी, उसमें अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो अरुण मल्होत्रा हमारे आज के इस दरख्शां सितारे के खास मेहमान। अरुण जी, खैर मकदम, स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। अरुण जी, सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और जम्मू कश्मीर के रहने वाले यानी हमारे लिए एक गौरव की, फख्र की बात है। फुटबॉल को आपने क्यों चूज किया? मैं जिस जगह में जम्मू में रहता हूँ तो परेड ग्राउंड हमारे जम्मू से पास ही है, तो वहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी फीवर है। वहाँ लोकल जो जम्मू में जो भी 3-4 जगह हैं, पहाड़िया मोहल्ला है या एक्सचेंज है या साइंस कल है, तो फुटबॉल का वहाँ पे फीवर बहुत ज़्यादा है। तो इनफैक्ट ग्राउंड भी हमारे पास में होती थी, और शुरू से हम बैकम को देखते आए थे। बैकम के बहुत फ़ैन थे उस टाइम बैकम बहुत पीक में इंग्लैंड से खेलता था और मैनचेस्टर यूनाइटेड में था। तो उसी तरफ से हमें फ़ुटबॉल का थोड़ा शौक़ पड़ा। हम स्कूल की तरफ से भी हम खेलते थे, तो स्कूल से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिली। मैं जैन स्कूल से स्कूलिंग है मेरी, उसके बाद मैं DVN से था, तो स्कूल लेवल में हमने काफ़ी खेला है, और सपोर्टों का भी ये सब भी हम स्कूल की तरफ से खेलते थे। वहाँ से काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती थी, तो इसकी वजह से हमने फ़ुटबॉल को थोड़ा अपना कैरियर शुरू किया। मतलब प्यार था, प्यार करते फुटबॉल से, तो इसलिए फ़ुटबॉल को चूज़ किया हमने। ये आपका कैरियर जो अगर कहें फुटबॉल के साथ ही, किस एज से, किस क्लास से शुरू हुआ? फुटबॉल मैंने जो खेलना 92 से शुरू किया था, जो लोकल लेवल पे। तो उसके बाद 1-2 साल जो प्रैक्टिस करने के बाद हमारे कोचेज आए थे बाहर से, बजरंग लाल हरियाणा से, तो उन्होंने हमें प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा बताना शुरू किया कि आप एक क्लब के साथ एसोसिएट हो जाओ। तो उसके बाद हमारा यंग स्टार क्लब बना। यंग स्टार में मैंने ज्वाइन किया, जो जम्मू में लीग चैंपियन क्लब है। फिर उसके बाद मैंने विजय क्लब 1 साल खेला है। फिर वो एक साल दोनों खेलने के बाद तुरंत ही मुझे, उस टाइम मैं अगर 10th क्लास स्टैंडर्ड पास ही किया था, तो मुझे JK बैंक से ऑफर आ गई थी। तो मुझे JK बैंक ने हायर कर लिया उस टाइम, तो बैंक ने जॉब वॉब दे दिया था। तो फिर 3-4 साल मैंने बैंक की तरफ से खेला यहाँ पे स्टेट में। कश्मीर में मैं काफ़ी साल आता था उस टाइम 90s में। तो फिर बैंक के बाद उसके बाद मैं बाहर चला गया। तो यूँ कहें कश्मीर के मैदान आपको जाने पहचाने हैं, इसको आप फैलान चुके हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे JNK में खेला, तो मुझे लगता है कि 80% मैं कश्मीर में खेला हूँ। मैक्सिमम टूर्नामेंट फुटबॉल जो है यहाँ पे ज़्यादा खेला जाता है एज़ कम्पेयर टू जम्मू। फुटबॉल फीवर ज़्यादा है, लोगों में शौक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके सुबह सुबह ग्राउंड्स में जाना। हर ग्राउंड में देखो तो क्रिकेट का कम होता है, फुटबॉल का फीवर यहाँ पे ज़्यादा होता है, और टूर्नामेंट्स भी एज़ कम्पेयर टू जम्मू यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और मैं हर बार यही बोलता हूँ कि इंडिया में बंगाल के बाद फुटबॉल का जो शौकीन है वो कश्मीर में पाए जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के गौरव है हमारे लिए, फ़ख्र है हमारे लिए, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब पूरी दुनिया में आजकल बुखार है, फीवर है क्रिकेट का, आप समझते हैं कि फुटबॉल भी कहीं पे एग्जिस्ट है? फुटबॉल जो है वो वर्ल्ड फेमस गेम है, नंबर 1 गेम है। यूरोप में आप जाएंगे अगर, तो आपको सिर्फ फुटबॉल ही फुटबॉल मिलेगा। इवन अफ्रीका में या यूरोप में आप देखें तो उनको क्रिकेट का मालूम ही नहीं है, 2-3 कंट्रीज़ को छोड़ के। दे डोंट नो कि हाउ टू प्ले क्रिकेट। बट ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो लोगों को फुटबॉल का थोड़ा ज़्यादा फीवर है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जो नेबर्स हमारी कंट्रीज है, बांग्लादेश। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो फुटबॉल है उसमें मोर देन 250 कंट्रीज़ खेलती हैं जब वर्ल्ड कप होता है या कोई भी टॉप लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। और आप क्रिकेट होता है जब उसमें 8 to 10 कंट्रीज़ खेलती हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट, बट डिफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो उसमें यू नेवर नो कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में आएगी और फाइनल में आएगी। मतलब एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2006 में, उसमें फ्रांस थी फाइनल में, बट इस टाइम फ्रांस ने क्वालिफाई भी नहीं किया वर्ल्ड कप में। बट क्रिकेट में ऐसा नहीं, क्रिकेट में आपको 8 to 10 कंट्रीज होती हैं। यू नो कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में आएगी या फाइनल में, मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया होता है ये 3-4 कंट्रीज में
सट्टा लगेगा तो 3-4 सेमीफाइनल फाइनल आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है कि 10 कंट्रीज यहाँ खेल रही है, यहाँ मोर देन 250 कंट्रीज खेल रही हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। और ऐसा ऐसा अवेयरनेस आ रही है, इंडिया में काफ़ी प्रमोशन हो रही है रिसेंटली, मतलब अकेडमीज ओपन हो रही हैं। स्टेट लेवल में जो अकेडमीज की हमारी लैकनेस थी, जिससे हमारा फुटबॉल का ज़्यादा रैंक नहीं आ रहा था ऊपर, तो वो सब हो रहा है। फॉरेन कोचेज आ रहे हैं, तो डे बाय डे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। अभी गोवा में रिसेंटली अकेडमीज ओपन हुई हैं जो चेल्सीज के मैनेजमेंट आई थी। तो इन फ्यूचर विद इन फ्यू ईयर्स यू विल सी कि फुटबॉल भी काफ़ी अच्छे लेवल में आएगा। अरविंद, जम्मू कश्मीर को छोड़ के अगर भारत पूरे इंडिया की बात करें, 50s में मुझे याद है कहीं पे शायद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ था या प्री क्वालिफाई हुआ था, उसके बाद कभी इंडिया आगे नहीं बढ़ सका। ये कारण जानना चाहेंगे क्या? एक खरबपति देश संख्या में, जनसंख्या में, आबादी में खरबपति देश, और उसके बाद खरबपति में से कोई ऐसे फुटबॉलर नहीं निकल पा रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे। यही चीज़ मैं जब हमने शुरू किया था तो हम लोग फुटबॉल वॉच करते थे, तो आज से कोई 15-20-25 साल पहले हम लोग जो इंडिया टीम थी वो उस टाइम हम लोग नहीं थे, हमारे जो सीनियर थे वो जापान कोरिया को हम लोग हराते थे जो भी टूर्नामेंट्स आते थे, जब प्री ओलंपिक या ओलंपिक। और आज की डेट में पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से जापान कोरिया जो है वो वर्ल्ड कप में खेल रही है, बिकॉज उन्होंने उससे पहले मतलब पिछले 15-20 साल से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया हुआ है, उनके फेडरेशन इतना सपोर्ट कर रही है फुटबॉल को। और मेन जो है कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अकेडमीज़ हैं। अकेडमीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा लैग करते हैं, जो रूट लेवल पे हम लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो हमें चाहिए कि भाई हर स्टेट में अकेडमीज ओपन हो। इंडिया में जो है हमारी इस टाइम 1 या 2 अकेडमी है, वो भी टाटा फुटबॉल अकेडमी है जो कि सबसे बेस्ट। हाँ, तो उसमें 20 से 25 प्लेयर 3 साल में या 2 साल में एक बार निकलते हैं। तो आप खुद से हिसाब लगा सकते हैं हमारा कितना डेवलपमेंट होगी और कितनी हमारी रैंकिंग ऊपर आ सकती है। तो मेन चीज़ है कि हमारी हर स्टेट में, एवरी स्टेट में अकेडमी चाहिए, रूट लेवल से हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी पहली मातृभूमि जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिंदुस्तान की हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तो कहीं अकेडमीज़ का कहीं नाम भी नहीं है, सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कहीं ऐसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। इस बीच में क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से अच्छे खिलाड़ी निकल पाएंगे? फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स मैं यही बोलता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। एट प्रेजेंट हम लोग 3-4 लड़के बाहर खेल रहे हैं, और जितने भी हम लोग बाहर गए हैं उन सब ने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मे बी इंडिया टीम या टॉप लेवल के क्लब्स में खेल के हैं। इट मीन्स कि 100% हमारे यहाँ टैलेंट है, बट मेन थिंग इज़ देयर कि थोड़ी सी एक्सपोजर की कमी है। रीज़न है कि यहाँ पे अकेडमीज़ नहीं है, रूट लेवल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सेकंड थिंग इज़ देयर कि वी प्ले डोमेस्टिक मैचेज हम लोग यहाँ ज़्यादा खेलते हैं, इंस्टेड ऑफ हमें स्टेट से बाहर जाके हम ज़्यादा खेलें, तो हमें एक्सपोजर भी मिलेगा, हमें सिलेक्शन भी मिलेगी प्लेयर्स को, जो कि नेशनल सिलेक्टर्स होते हैं या क्लब्स लेवल की मैनेजमेंट होती है वो वहाँ पे वॉच करेगी। और तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, ग्राउंड्स उस लेवल की यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये जो ग्राउंड्स है बहुत हार्ड है, आप जाएंगे तो आपको ग्रास भी उस लेवल का नहीं मिलेगा। तो इसमें ये इंजरी प्रोन्स ग्राउंड है, ये फुटबॉल प्लेयर्स के लिए उस लेवल की ग्राउंड नहीं है। मतलब आप ज़्यादा खेलोगे तो आपको नी इंजरीज हो जाएंगी, आपको क्रैम्प आना शुरू हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग पेन हो जाएगी। तो उस लेवल पे इनको सोचना चाहिए कि मेन बेसिक जो चीज़ें हैं, बाकी जो इक्विपमेंट है फुटबॉल का वो इतना कॉस्टली नहीं है, बट मेन ग्राउंड जो है वो प्लेयर्स को बहुत अच्छी चाहिए। आप इस टाइम ONGC की तरफ से खेल रहे हैं, और ONGC के आप एक्टिव मेंबर भी हैं, एज ए डिफेंडर आप खेल रहे हैं। आपसे अरविंद जानना चाहेंगे, अरुण जानना चाहेंगे कि आपने डिफेंडर की पोजीशन को क्यों लिया? जब मैं आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लगता है कि आप पहलवान हो तो डिफेंड कर सकें किसी को भी, या कि इसमें पहलवानी की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिफेंडर, जो मेरी पोजीशन है उसमें फिटनेस तो चाहिए, बट उसमें टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एंटिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। वही एक गुड डिफेंडर जो स्टॉपर बैक होता है, जो एंटिसिपेशन जिसकी ज़्यादा अच्छी होती है। फिटनेस एज़ कम्पेयर टू मिडफील्डर एंड स्ट्राइकर से कम होती है, कम होगी तो चलेगा, बट उसकी एंटिसिपेशन बहुत होनी चाहिए। मतलब बॉल जब आ रहा है तो उससे पहले उसे एंटिसिपेट करना कि ओपोनेंट प्लेयर कहाँ बॉल फेंकेगा और मैंने कहाँ पहले से रीच करना है, क्योंकि आपकी गोल की तरफ बैक होती है, तो आप जब टर्न करके घूमोगे तो आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। उनका स्ट्राइकर जो है उनकी फ्रंट फेस होता है तो वो पहले पहुँच पाएगा। तो आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना और एंटिसिपेशन, आपको माइंड जो है वो बहुत शार्प होना जरूरी है, रिएक्शन आपका फास्ट होना चाहिए। और सेकंड थिंग, जब मैं इंग्लैंड को वहाँ वॉच करता, जब मैं शुरू में खेलना शुरू किया था, बैकम को मैंने जैसे बोला कि वॉच करता था, तो उन दिनों मिस्टर ब्लैंक खेलते थे उनके स्टॉपर्स, वो इतना मतलब क्लेवर थे, इतने अच्छे से खेलते थे, ही वाज अ सुपरस्टार ओवर थे। कैप्टनशिप भी बहुत साल की उन्होंने, तो उनको वॉच करते, वो मेरे रोल मॉडल जैसे भी थे, बैकम एंड ब्लैंक। तो उसकी वजह से मैंने चूज़ किया कि नहीं, स्टॉपर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है, क्योंकि अगर आपकी टीम एक भी गोल का डिफेंडर्स मिस्टेक एक भी करेगा तो आपको इट मीन्स कि आपको गोल है, आपकी टीम
हार जी। जाएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने का बहुत अच्छा लगता था कि भाई हाँ टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं पूरी टीम को अपने ऊपर लेके खेलूंगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, कई बार ये भी देखा जाता है कि जो स्ट्राइकर होता है, जो गोल करता है, उसका बड़ा नाम रहता है, डिफेंडर को थोड़ा सा मतलब सेकंड लाइन में रखा जाता है। ये ऐसा होता है, बट ये फुटबॉल जो है टीम गेम है। स्ट्राइकर्स को जो गोल करता है नेचुरली उनको मिलता ही मिलता है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिल ही जाती है। बट ऑन द होल देखा जाए, जब टीम में हम खेलते हैं या कोचेज लोग के व्यू पॉइंट में होते हैं तो वो इक्वली हमें किया जाता है, बिकॉज ये फुटबॉल जो टीम गेम है। अगर स्ट्राइकर्स गोल करेगा तो हम पीछे से गोल कंसीड करते रहेंगे तो फिर स्ट्राइकर का नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लॉस कर जाएंगे, हार जाएंगे। तो इसलिए ये टीम गेम है, इसलिए सबका नाम होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं, अगर मुझे अरविंद कहा जाए आप फुटबॉल ज्वाइन करो, मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा मैं क्रिकेट ज्वाइन करूंगा, नाम है, फेम है और पैसा है। फुटबॉल में कहते हैं कि ना नाम, ना फेम, ना पैसा। तो मॉनिटरली क्या देखा जाता है? आप इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जर्मनी, रशिया, हंगरी, जितनी भी कंट्रीज हैं, आपका नाम वहाँ तक गए हैं, आपने खेला है वहाँ पे। तो ये पैसे के मामले में पीछे तो नहीं है फुटबॉलर, अगर नाम ना मिले पैसा तो मिले। एग्जैक्टली, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, पर ये जब IPL हुए 2-3 साल हुए हैं, उससे पहले जो क्रिकेट में जो 15 प्लेयर्स होते थे सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलता था। रेस्ट ऑफ द बॉयज, मतलब पूरी कंट्री में 15 प्लेयर्स को हम लोग जानते थे कि ये 15 प्लेयर्स क्रिकेट के हैं इंडिया टीम में, और बाकी किसी को भी हम लोग नहीं जानते, और उनकी अर्निंग भी बहुत प्रॉब्लम थी। बट जो फुटबॉल में उसमें मोर देन 15 से 20 क्लब्स हैं इंडिया में जो पिछले 20-25 साल से चल रहे हैं टॉप लेवल में, और उन्हें हर क्लब्स में मोर देन 30 प्लेयर्स हैं, और हर प्लेयर्स को उनको अर्निंग में मोर देन 10, 15, 20 लाख मिलता है पर ईयर नॉर्मल प्लेयर्स को। और जो नेशनल लेवल का प्लेयर है, जो इंडिया टीम का प्लेयर है, उससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी। हाँ, सैलरी नॉर्मल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो कि, तो उससे मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोर देन 500-600 प्लेयर्स को इंडियन फुटबॉल जो है वो दे रहा है, मतलब अर्निंग दे रहा है। और क्रिकेट में आप सिर्फ 15 प्लेयर्स हैं, और अभी IPL 2-3 साल से शुरू हुए थे, ये ज़्यादा एक्सपोजर मिला है क्रिकेट को। बट अभी इंडियन जो फेडरेशन है वो भी IPL को कंटिन्यू कर, नेक्स्ट ईयर से हमने सुना है कि यहाँ कलकत्ता में अभी शुरू हो रहा है। प्राइवेट जो फिल्म एक्टर्स है वो सब हैं, वो लोग हायर कर रहे हैं क्लब्स को, तो उसमें उनमें लीग करेंगे। 2012 से शायद शुरू होगी वो। किस किस टीम के लिए आपने खेला है? मैंने यहाँ से जब बैंक से चला गया था तो उस टाइम मैं एयर इंडिया में था, 2-3 साल मैंने एयर इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद मैं 4-5 साल में ईस्ट बंगाल में गया हूँ, फिर ईस्ट बंगाल से फिर मैं महिंद्रा में आया था 3-4 साल। तो उसी बीच फिर इंडिया टीम का भी मेरा वहीं से सिलसिला शुरू हुआ था 2001-2002 से। तो इंडिया टीम में खेलते खेलते फिर मेरे को ONGC से 2003 से ऑफर आ गई थी एज एन एग्जीक्यूटिव, डायरेक्ट अच्छी पोस्ट दे रहे थे। तो फिर और उसमें ये था कि आपको ऑफिशियली वर्क नहीं करना है, बट जहाँ पे आप प्रोफेशनली खेल रहे हो खेल सकते हो। तो फिर उस टाइम हमने ONGC भी ज्वाइन कर ली थी। तो अभी लास्ट ईयर से हम लोग ONGC ने अपनी प्रोफेशनल टीम बनाई है, तो उन्होंने अब हमें प्रोफेशनली खेलने, प्राइवेट क्लास में खेलने के लिए मना किया है, और हम अपनी टीम के लिए ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो अभी आप ONGC की अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं? एग्जैक्टली। इंडिया में किस किस ग्राउंड में आप खेले हैं? इंडिया में ऑलमोस्ट मैं सब ग्राउंड में खेल चुका हूँ, जो भी दिल्ली में है, गोवा में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, साउथ में मतलब बेंगलोर में है, जो भी इंडिया में टॉप मोस्ट ग्राउंड्स हैं वहाँ पे मैं खेल चुका हूँ। तो सबसे अच्छा ग्राउंड कौन सा लगा आपको? एग्जैक्ट, मतलब सबसे अच्छा ग्राउंड जो है गोवा का ग्राउंड, फटोडा स्टेडियम बोलते हैं, फुटबॉल का बहुत अच्छा ग्राउंड मेंटेन किया गया और बहुत अच्छा ग्राउंड है। और अभी रिसेंटली कलकत्ता में बहुत अच्छी हो गई है, उसमें लास्ट ईयर से मतलब एस्ट्रोटर्फ वहाँ पे आ गई है, और एस्ट्रोटर्फ में ये मतलब टूर्नामेंट्स होती है, मैचेस हो रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा बेटर है। बिकॉज कलकत्ता में रेनी सीजन बहुत होता है, तो इसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ पे एस्ट्रोटर्फ लगाई थी लास्ट ईयर से। तो अब फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ में तो आपको पता नेचुरल ग्रास है, अच्छा लेवल में है, तो वहाँ पे ज़्यादा भी मज़ा आता है। दर्शक सितारे, हमारे आज के प्रोग्राम के खास मेहमान अरुण मल्होत्रा। अरुण मल्होत्रा का ताल्लुक रियासत जम्मू कश्मीर से, और श्रीनगर में पिछले दिनों मुनक्कद हुई जो कॉन्फ्रेंस थी, जो मेडल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इन्हें मेडल भी मिला जम्मू कश्मीर की तरफ से। और अरुण मल्होत्रा पूरे मुल्क में एक नाम है जम्मू कश्मीर का, जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं फुटबॉल में कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को। और अरुण मल्होत्रा डिफेंडर हैं, भारत के लिए खेलते हैं, और अरुण मल्होत्रा आज के इस खास प्रोग्राम में मेरे मेहमान भी हैं। फुटबॉल की टेक्निक्स और फुटबॉल की ज्यादा जानकारी हम इनसे लेंगे, और जाहिर सी बात है हमारी रियासत के दरख्शां सितारे हैं ही, तो दरख्शां सितारे में हम लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे और अरुण से बातचीत रहेगी जारी, लेकिन ब्रेक के बाद। पैनासोनिक लाए हैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की A to Z रेंज, जिनमें पैनासोनिक LCD, प्लाज्मास, होम थिएटर्स, कलर टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, हाई डेफिनेशन कैमकॉर्डर्स, डिजिटल स्टिल कैमरास, हॉट और कोल्ड एसीज, पैनासोनिक वॉशिंग मशीन्स, पैनासोनिक ओवन्स, पैनासोनिक राइस कुकर्स, पैनासोनिक मिक्सर जूसर ग्राइंडर्स, स्टीम आयरन्स,
Panasonic vacuum cleaners, fax phones, cordless phones, beauty or healthcare products. Exchange offer. Bring in your old color TV and get new Panasonic LCD plasma. Also heavy discount on cash sales and get assured gift. Also free dish TV with selected LCD models. Panasonic के authorized dealer हैं हनी मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर. Contact numbers 019424743735, mobile 9419011012. तो खैर मकदम आपका ब्रेक है। बाद दरख्शां सितारे में हमारे आज के मेहमान अरुण मल्होत्रा। और अरुण मल्होत्रा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेट के तेंदुलकर हैं, अपना नाम है इनका। क्रिकेट के नहीं बल्कि फुटबॉल के, अगर क्रिकेट के तेंदुलकर हैं तो फुटबॉल के अरुण मल्होत्रा है। तो अरुण मल्होत्रा का ताल्लुक हमारी सरजमीन से, रियासत जम्मू कश्मीर से है और जम्मू से इनका ताल्लुक है। फुटबॉल के बादशाह है, रियासत जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नाम कमा चुके हैं। अरुण जी, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाता है बैनुल-अक़वामी सतह, बहुत बड़ा नाम है मेरे लिए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा कोई भाई, हमारी रियासत का कोई आदमी इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा मैच आपको याद होगा जिससे आप, वो कहते हैं ना, मेमोरेबल मैच कोई है आपका ऐसा? हाँ, वो मेरी फर्स्ट इंडियन टीम में जब सिलेक्शन हुई थी 2001-2 में, जब LG कप बोल के वियतनाम में होता है वो, तो उसमें हमारा कोच था, इंग्लिश कोच था स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। तो उसने उस टाइम मोर देन 70% प्लेयर जो थे वो अंडर 19 के लिए थे। उसमें सीनियर टीम थी, सीनियर इंडिया टीम थी, बट उसमें जूनियर लड़के उसने ज़्यादा लिए थे। तो वो हमारे लिए भी चैलेंजिंग था वो टूर्नामेंट खेलना, और उसके लिए भी, कोच के लिए भी चैलेंजिंग था। तो जब हम वो टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वो टूर्नामेंट हमने वन किया था। आफ्टर 30 ईयर्स इंडिया ने वो कोई टूर्नामेंट मतलब मेडल लाया था वहाँ पे, आफ्टर 30 ईयर्स। तो उस टूर्नामेंट जब फाइनल में हम लोग खेले थे, वी वर लूजिंग 2-0 से हम हार रहे थे इंडियन टीम, बट आफ्टर द ब्रेक वी केम बैक एंड वी वन द मैच बाय 3-2। वियतनाम की होस्ट टीम थी, वहाँ का क्राउड सपोर्ट था उनको, हर चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम एस्ट्रोटर्फ था वहाँ पे, एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में हम लोग खेल रहे थे। तो हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम थी, क्योंकि हम लोग जूनियर थे, जस्ट क्लब्स में 2-3 साल हुए थे आए, और इंडिया टीम की पहली टूर्नामेंट थी। तो वो बहुत मेमोरेबल मैच भी था, और वो टूर्नामेंट भी हमारे लिए बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी। वियतनाम का मैच मेमोरेबल मैच, लेकिन मैं थोड़ा आपसे पूछना भूल गया, इंडिया टीम में आप कैसे गए ये जानना चाहेंगे मेरे दर्शक भी, मेरे व्यूअर्स भी, और मैं भी जानना चाहूँगा। आपने क्लब से शुरू किया, इंडिया टीम में कैसे चले गए? जब मैं यहाँ एयर इंडिया में खेल रहा था 2-3 साल, तो हम लोग नेशनल लीग वगैरह खेल रहे थे, वहीं से सिलेक्शंस होती है इंडिया टीम में प्लेयर्स लोगों की। तो जब हम लोग टूर्नामेंट वगैरह नेशनल लीग खेल रहे थे तो उसी में मेरी सिलेक्शन हो गई थी, बट मुझे मालूम नहीं था कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। और एयर इंडिया का सीज़न जब खत्म हो गया तो मैंने ईस्ट बंगाल में साइन कर लिया था, कलकत्ता में। तो जब कलकत्ता ईस्ट बंगाल साइन कर लिया, तो जब हमारा प्री सीजन ट्रेनिंग होती है जून-जुलाई में, एवरी मतलब क्लब्स की, जो हमारे इंडियन फुटबॉल में क्लब जो है वो अप्रैल टू मई में खत्म हो जाता है क्लब लेवल, और जुलाई में फिर शुरू होता है प्री सीजन, नया जो सीज़न शुरू होता है। तो हम लोग जब ज्वाइन किया था तो मेरी कॉल वहाँ पे आ गई। दैट वाज अ सरप्राइज मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं उस टाइम अंडर 19 ही था और मेरी सीनियर इंडिया टीम में डायरेक्ट कॉल आ गई। मैंने सब जूनियर इंडिया नहीं खेली है, जूनियर इंडिया नहीं खेली है, स्कूल नेशनल इंडिया नहीं खेली है, बट डायरेक्ट सीनियर इंडिया स्टार्टिंग में ही मेरा नाम आ गया, और दैट वाज ए सरप्राइज। आपके लिए अचानक कॉल आ गया, आप खुशी हुई होगी, आपने तुरंत फोन उठाया होगा, पापा को फोन किया होगा? हाँ, मैंने फैमिली को फ़ोन किया था, बट मेरी फैमिली में ऐसा है कि वो लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है। तो वो लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं है, तो आपको कैसे परमिट किया स्पोर्ट्स के लिए? मैंने बड़ी फाइट की अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उन लोग का स्पोर्ट्स से कोई भी लेना क्या बनाना चाहते थे पापा आपको? बेसिकली मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट था और मैं इंजीनियर बनना चाहता था, बट मतलब फैमिली चाहती है कि मैं इंजीनियर बनूँ, बट मेरा 10th से ही फुटबॉल में शौक पैदा हो गया। फिर मैं पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहा था, तो पढ़ाई करते करते फिर मैं यहाँ फुटबॉल को प्रोफेशनली अपना कैरियर चूज कर। पापा इंजीनियर बनाना चाहते थे, आप फुटबॉलर बनना चाहते थे, आप सफल हो गए, कामयाब हो गए। जब आपका पहली बार किसी बाहर स्टेट से बाहर जाने का अनुमान मिला, आपको मौका मिला, आपको पापा ने रिएक्ट किया था कि नहीं बेटा छोड़ो ये सब कुछ, आओ अपनी किताबें पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो? एग्जैक्टली वो जब मैं स्टेट में बैंक में था तो हमें 6 मंथ जम्मू में, 6 मंथ श्रीनगर में रहना पड़ता। उस टाइम 95 में मैंने ज्वाइन किया था, 95-96 में। तो वो उसी टाइम अगेंस्ट में थे कि भाई आपको बैंक जॉब अब नहीं करना है, आप यहाँ पे आओ, पढ़ाई में ध्यान दो। क्योंकि उस टाइम जस्ट मैंने 10th क्लास पास ही की थी, और मेरा पढ़ाई की तरफ उस टाइम मैं 16-17 ईयर्स ओल्ड था। तो फिर उन लोगों ने काफ़ी फोर्स किया था कि भाई नहीं करना, लेकिन दैट वाज माय पर्सनल डिसीजन कि भाई नहीं, मैंने फुटबॉल ही खेलना है और प्रोफेशनली खेलना है। तो फिर इसलिए मैंने बैंक में ज्वाइन किया। और तो अब पापा सेटिस्फाई? हाँ, अभी सेटिस्फाई हैं, बट स्टिल बेटा बड़ा नाम कर गया है।
पापा कहते हैं, यूजुअली पापा तो खुश होंगे कि ये एक बाप के लिए एक बड़े गौरव की बात होती है, और आप तो सबका गौरव है, हमारा गौरव है। आई कैन नॉट से दिस थिंग कि भाई बड़े गौरव की बात है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अभी फुटबॉल छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे, मेरा शौक है कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं यहाँ पर जम्मू में या कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे फेस कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे ना करें। तो मेरा पर्पज़ है कि यहाँ पे अकेडमीज ओपन हो। मैं जब भी जम्मू आता हूँ, पिछले 2-3-4 साल से जब मैं आता हूँ साल में एक बार छुट्टी में, तो वहाँ पे मैं बच्चों का कैंप लेता हूँ, अंडर-16, अंडर-17, अंडर-19। तो वो कैंप्स में बच्चों को प्रोफेशनली तरीके से बताता हूँ। 10-15 डेज़ के कैंप में उनको इक्विपमेंट देता हूँ, हर चीज़, बैग, फुटबॉल, जो भी फुटबॉल के रिलेटेड होता है, बॉल्स वगैरह। 40-50 प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं कैंप में। तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट मैं चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू करे, क्योंकि 10-15 डेज से कुछ नहीं होगा। नोबडी इज गोइंग टू मेक, हाँ, बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा, लेकिन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। थोड़ा टेक्निकल लेवल में मैं उनको प्रोफेशनल लेवल पर थोड़ा सिखा सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। तो कंटिन्यू तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब जो है वही कर सकती हैं। तो वो चीज़ें कंटिन्यू हो तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि यहाँ का फुटबॉल जो है बहुत टॉप लेवल पे पहुँच सकता है। यहाँ कहते हैं फुटबॉल के लिए हमारे जम्मू कश्मीर का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, यहाँ का जो मौसम है ये क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो कहते हैं इसमें बड़े खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। आपको जब यहाँ से बाहर गए पहली बार, एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर आपको मिला होगा, यहाँ का मौसम, यहाँ का सब कुछ, यहाँ का अपना कल्चर, वेस्ट बंगाल का अपना कल्चर। तो इस सारे के बीच में कितनी डिफिकल्टीज हुई आपको मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट करने का, एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करने में? बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती शुरू में, क्योंकि जब मैंने क्लब लेवल में ज्वाइन किया था तो हम लोग जम्मू कश्मीर से हैं, और हम लोग जब सीनियर नेशनल या कोई भी टूर्नामेंट खेलने जाते हैं जम्मू कश्मीर को मैक्सिमम गोल होते हैं 6 गोल, 6-0, 7-0। तो हम लोग और हमारी बैकग्राउंड जो है वो हमारी अकेडमी से भी नहीं है। मतलब हम लोग जो भी किया यहाँ के लोकल कोचिज से और अपनी मेहनत और कोचिज से जो सीखा है वो सीखा है, बट परमानेंट अकेडमी में हम लोग अटैच नहीं है। तो वो था। दूसरा था कि जब हमारा यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, मतलब ठंडा रहता है, वो सब रहता है। जब कलकत्ता में आप खेलते हो तो वहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और आप फ्लड लाइट में खेलते हो या आफ्टरनून में खेलते हो, बट इतनी गर्मी ज़्यादा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप अंदर ग्राउंड से प्रैक्टिस करने से पहले आपको इतने पसीने और आपकी जर्सीज पूरी भीग जाती है कि आप कैसे प्रैक्टिस करोगे। बट ये था कि एक एम था कि हमने खेलना है, कैसे इंप्रूव करना है, हमें अपने आप को दिखाना है कि JNK जो है वो इंडिया की टॉप बेस्ट प्लेयर्स हैं वहाँ के। राइट नो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं टॉप लेवल में खेल रहे हैं यहाँ से। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ से ये है कि इंडिया टीम में कि मतलब इंडिया में कि हमारे यहाँ पे फिजिकली हम लोग स्ट्रांग हैं, अग्रेसिव हैं हम लोग। मतलब ये हमारा जुनून ही है हम लोग कि हमने जो चीज़ करनी है वो करनी है। तो वो चीज़ें जुनून था थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ें से अच्छा। आपने अपना मेमोरेबल मैच तो बता दिया वियतनाम के साथ, गोल तो आप किए नहीं होंगे, मेमोरेबल डिफेंड कौन सा है आपका? मेमोरेबल डिफेंड एफ्रेशन गेम्स हो रही थी यहाँ पे हैदराबाद में 2006-7 में। तो उस टाइम पे हम लोग जिम्बाब्वे के साथ हम लोगों का सेमीफाइनल मैच था वहाँ पे। जिम्बाब्वे जो थी हमारे रैंकिंग से बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी टीम थी वो। तो उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे हम लोग 1-0 से जीत रहे थे। बाईचुंग और विजन फॉरवर्ड थे, और IM विजन जो है वो इंडिया का टॉप लेवल का प्लेयर रहा है, और वो उसकी लास्ट टूर्नामेंट थी, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट थी। तो वो गोल उसी ने किया था उस टाइम 1-0 से। बट लास्ट मोमेंट पे मतलब 1-2 गोल ऐसा हो, मतलब 1 vs 1 सेव हो गए हमारे से। और ये टीम गेम है, आई कैन नॉट से कि मैंने सेव किया या किसी ने सेव किया, दिस इज अ टीम गेम। तो वो मैच मतलब डिफेंडिंग लेवल वो काफ़ी अच्छा मैच था, बिकॉज वो लोग सब अफ्रीकन से बिल्ड में भी काफ़ी अच्छे थे, स्ट्रांग होते हैं, नेचुरल बिल्ड, डरावने भी। हाँ डरावने तो होते ही हैं। तो वो सब मैच में खेलने से ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा हमें। तो वो डिफेंडेबल मूवमेंट, डिफेंडेबल मूव था। हाँ, काफ़ी अटैक्स आते थे तो हमें डिफेंड करने में काफ़ी मतलब परेशानी भी हुई थी, बट एट लास्ट हम लोग 1 करके वो मैच। थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे, आप इंडिया टीम से खेल रहे हैं, इंडियन टीम से खेल रहे हैं, आप फिर क्लब में भी खेलते हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में कोई परेशानी तो कोई उनके साथ जो आपका कुलीग है, मतलब आपके डिफेंड के साथ और 3 डिफेंड भी होंगे, 2 डिफेंड भी होंगे, उनके साथ एडजस्ट करने में कोई परेशानी होती है? ऐसा परेशानी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो हम पैटर्न से हम लोग क्लब्स लेवल में खेलते हैं, तो मोस्टली जो इंडिया टीम के कोचेज होते हैं वो क्लब लेवल कोचेज को पहले से थोड़ा गाइड करते हैं कि अपने टीम को इस फॉर्मेशन से खिलाया जाता है, 3-5-2 और 4-4-2 ऐसी फॉर्मेशन होती हैं, ऐसे खेलना है। तो यूजली जो टॉप लेवल के बिग क्लब्स हैं वो वैसा ही फॉर्मेशन से खेलते हैं। और जब हम इंडिया टीम से खेलते हैं तो इंडियन मैचेज जो इंटरनेशनल मैचेज होते हैं उससे कुछ टाइम पहले हमारे कैंप्स लगते थे, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। तो उस कैंप्स में हम लोग एडजस्ट यूज टू हो जाते थे कि किस प्लेयरों के साथ कैसे खेलना, कैसे नहीं खेलना। कहते हैं फुटबॉल में बड़ी जो फॉर्मेशन है, टीम फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुटबॉल गेम मतलब जब आप प्रोफेशनल लेवल, टॉप लेवल में खेलते हो तो आपको अपना पोजीशन वाइज खेलना है। तो जब हम डोमेस्टिक में खेलते हैं, कुछ कोई प्लेयर कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, तो दैट इज़ नॉट द मतलब उसमें फिर उस लेवल में बड़े स्टैंडर्ड में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब प्रोफेशनल लेवल में खेलते हो तो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस प्लेयर का कौन सी पोजीशन पे है, और उससे अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ जाना है, कहाँ पे वापस आना है।
तो वो चीज़ों का बहुत मैटर करता है। फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी इंडिया टीम की फार्मेशन और वेस्ट की या दूसरी कंट्रीज की फार्मेशन में डिफरेंस अक्सर देखी जाती है। कहते हैं उनकी फार्मेशन बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी यूनिक है, हमसे अलग। वो डिसीजन मेकिंग जो पावर्स उनके कोच के वो क्वाइट वेरी फास्ट है एज कम्पेयर टू अवर्स। आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है? डिसीजन मेकिंग तो हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज हमारे पास भी फॉरेन कोचेज हैं। अभी मतलब पिछले 8-10 साल से हमारे पास इंग्लिश कोचेज हैं। जब हम लोग खेल रहे थे तो उस टाइम भी 4-5 साल स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन थे। अभी उसके बाद बॉब हॉटन जो थे तो वो करवा रहे थे इंडिया टीम को कोचिंग। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम वही मैंने बोला ना कि रूट लेवल में है, उसमें प्रॉब्लम है हम लोगों को। मतलब जो कि हमारे यहाँ अकेडमीज की कमी है। अगर हम वहीं अकेडमी से छोटे अंडर 12 और अंडर 14 से हम लोग यूरोप में जाके यूरोपियन प्लेयर से या अफ्रीकन प्लेयर से खेलें शुरू से, तो हमें बड़े सीनियर लेवल में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर हम डायरेक्ट ही सीनियर लेवल में खेल रहे हैं, और जो इंडिया टीम की टूर्नामेंट्स है वो भी काफ़ी देर के बाद होती हैं। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो 12 मंथ जो है वो जॉइंट्री रहती है और इंटरनेशनल मैचेस खेलती हैं। बट इंडिया टीम में क्या होता है, आप एक टूर्नामेंट खेल के आते हो, फिर आप क्लब लेवल में खेल लेते हो, फिर आप 2-3-4 महीने का फिर कोई टूर्नामेंट में आपको कॉल आती है, फिर वो टूर्नामेंट खेलते हो। तो उसमें एडजस्ट होने में और वो सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर हमारे इंडियन टीम को। तो हमें चाहिए कि रेगुलरली हम लोग कंटिन्यू इंडिया टीम जो है बाहर खेलती रहे, तो उसमें उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। आपसे क्षमा चाहूँगा मैं, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की सरकार है, यहाँ के राज्य के लोग जो है, इन्होंने उतना प्यार आपको वाकई दिया है जिसके आप हकदार हैं, या कुछ मिस कर रहे हैं आप? बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है जो स्टेट अवार्ड मिला, काफ़ी ऑनर की बात है। और ऐसे फंक्शन हम लोग बाहर काफ़ी अटेंड कर चुके हैं। बट जब भी आपको होम स्टेट से ऑनर मिलता है तो इट्स बहुत मतलब ड्रीम कम ट्रू होता है, क्योंकि होम स्टेट से आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना मतलब बहुत अच्छी बात है। बट थोड़ी सी लैकनेस है यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर की, मतलब स्पोर्ट्स कल्चर की, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ छोड़ के, हम लोग फॉर द लास्ट 15 ईयर्स बाहर में सेटल है। मतलब बाहर में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्लब से खेल रहे हैं, इंडिया टीम से खेल रहे हैं। तो पैसा तो बात की बात है, बट हमने जब शुरू किया था तब हमने पैसे के लिए नहीं खेला था, हमें एक शौक था कि हमने फुटबॉल खेलना है। लेकिन जब आप वापस आते हो तो आपको वो रिकॉग्नाइजेशन अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा उसमें फील होता है। बट वी आर यूज्ड टू फॉर दैट। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई अगर आपको आज कहा जाए कि आप बाहर के बजाय अपनी स्टेट की टीम आ रही है, इसको रिप्रेजेंट करें, आप चाहेंगे करना अगर आपको कहा जाता है? स्टेट के लिए मैं कभी भी खेलना चाहूँगा। मैं जब हम लोग पहले स्टेट की तरफ से हम खेले ही हैं, संतोष ट्रॉफी में मैंने कैप्टनशिप भी की और 2-4-5 साल मतलब कंटिन्यू जब प्रोफेशनल लेवल में खेल रहा था, तो उससे पहले भी मैंने स्टेट की तरफ से खेला है। और अभी जब खेल रहे थे क्लब लेवल तब भी हमने स्टेट की तरफ से, हम लोग खुद ही आते थे, पर्सनली आते थे, स्टेट की तरफ से खेलते रिप्रेजेंट करते थे, फिर वापस क्लब में चले जाते थे। स्टेट की तरफ से हमें हर टाइम प्यार है, जब भी स्टेट बुलाएगी तो हम ज़रूर खेलेंगे उनकी तरफ से, सिर्फ खेलेंगे और उससे ज़्यादा हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ONGC से मतलब कंपनी से एसोसिएट हैं, तो हम लोग बाहर ही सेटल हैं, तो सिर्फ टूर्नामेंट्स खेलने के लिए हमें वो एलो करते हैं। तो आपने डुरांड कप 10 बार खेला है, आप विनर कितनी बार है? 2 बार मैं विनर हूँ वहाँ पे। 2 बार। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका फेडरेशन कप आप खेले हैं, लगभग जितने भी कप इंडिया में। ये इंडिया की टॉप टूर्नामेंट है, फेडरेशन कप, डुरांड कप, IFA शील्ड, नेशनल लीग, ये इंडिया की जो 3-4 टूर्नामेंट्स हैं। इनसे जो नेशनल लीग है, इससे पहले संतोष ट्रॉफी बहुत मानी गई टूर्नामेंट होती थी, फेडरेशन कप एंड संतोष ट्रॉफी। लेकिन अब उसके बाद जब से नेशनल लीग 96 से शुरू हुई है, तो नेशनल लीग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है उसी को देख के हमने नेशनल लीग यहाँ पे शुरू हुई थी। तो ये सब टूर्नामेंट जो इंडिया की टॉप टूर्नामेंट थी। विदेश में किस किस देश में आप खेले हैं और सबसे अच्छा मूवमेंट कौन सा रहा आपका? किस देश में खेलने को अच्छा लगा आपको? ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड में खेलने को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल कश्मीर की तरह वेदर है, सबसे पहली बात। दूसरा, फुटबॉल का फीवर तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। तो वो सब वहाँ की ग्राउंड जो है वो हम बिलीव ही नहीं करते थे कि भाई इंडिया की ग्राउंड से वहाँ का कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि वो लोग जब नॉर्मल ग्राउंड में जब मैचेस खेलते हैं तो वो लोग स्क्रू स्टडीज में काफ़ी बड़े बड़े स्टर्स डाल के खेलते हैं, जो कि हम लोग यहाँ डाल ही नहीं सकते, बिकॉज ग्राउंड वहाँ की इतनी सॉफ्ट है कि बहुत अच्छा लगता है आपको। आप मतलब आपकी परफेक्शन होनी चाहिए, बट आप फुटबॉल आराम से खेल सकते हैं, फिटनेस लेवल चाहिए। आपसे अरुण जी, समय मुझे इजाज़त नहीं देता, आपसे बड़ी बात करी थी, लेकिन चलते चलते एक अच्छा फुटबॉलर बनने के लिए क्या होना चाहिए आम आदमी में? अगर मैं तो अब इस उम्र में बन नहीं सकता हूँ, अब मेरी आने वाली जो जनरेशन है, यहाँ के नए लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी अगर फुटबॉल में आना चाहें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए उनमें? सबसे पहले तो एम होना चाहिए कि भाई मैंने फुटबॉल खेलना है, तो मतलब
फुटबॉलर ही बनना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि भाई फुटबॉल आज खेल रहे हो, 2 महीने के बाद क्रिकेट ज्वाइन कर रहे हो, फिर 3 महीने बाद आप टेनिस खेल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक कोई भी गेम अगर चूज़ करते हैं तो उसे प्रोफेशनली चूज़ करें। और दूसरा चीज़ है डिसिप्लिन में रहें, अपने जो पर्सनल जो कोचेज़ हैं उनकी बात सुने। सबसे मेन थिंग इज़ जो हमारे यहाँ पे लैक होती है कि प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको प्रॉपर डाइट की बहुत ज़रूरी है। आप जब इंजरीज होती हैं तो आप स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर के पास जाएँ, ना कि आप दूसरे इधर उधर जनरल या अपनी मेडिसिन खाएँ। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। मतलब ये सब चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, प्रॉपर रेस्ट करनी है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है, अपने कोचेज़ के बारे में सुनना है। वो सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल का भविष्य, फ्यूचर अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सरकार शुरू भी करे तो शहरों में शुरू करेगी, और कहा जाता है खीरे बहुत दूर भी होते हैं। तो गांव देहात में ये सब कुछ तो होगा नहीं अभी सब कुछ, लेकिन अगर शहरों में दूर जो हमारे जो दर्शक हैं जो गांव देहात में हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए क्या होगा? अभी रिसेंटली ये लोग बोल रहे क्योंकि वहाँ कोच तो अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ सब कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। वहाँ के जो नौजवान हैं, युवा लोग हैं जो फुटबॉल में आना चाहते हैं, किस तरह का उन्हें सुझाव देंगे, आप मशवरा देंगे? ये मेरा शुरू से यही रहा कि अगर हमारे जो टाउन से बाहर जो गांव के लोग बच्चे हैं या कोई भी प्लेयर्स हैं तो उनमें ज़्यादा टैलेंट है, चाहे फुटबॉल नहीं है कोई भी गेम है, बिकॉज दे आर फिजिकली स्ट्रांग हैं, अग्रेसिव हैं, और वो चीज़ें देख चुके हैं, मतलब जो कि वो कुछ फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनमें मतलब एक एम रहेगा। तो गवर्नमेंट को ये मैंने पिछले दिन सुना था कि ये लोग कर रहे हैं कि विलेज में जाके वहाँ पे आप एक क्लब्स बनाएंगे, वहाँ पे कोचेज़, क्योंकि कोचेज़ की इनको यहाँ पे कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे साई के कोचेज़ हैं, काउंसिल के पास बहुत सारे कोचेज़ होंगे, तो वो लोग वहाँ पे पॉइंट कर सकते हो। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट वहीं से मिलेगा, गाँव से हमें देखना चाहिए, वहाँ पे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप हमारे दर्शन सितारे मतलब होता है कि बहुत बड़ी हस्ती, जो ब्राइटनिंग स्टार जो होता है वो हमारे आज के इस प्रोग्राम के हैं, और हमारी रियासत के भी आप दर्शन सितारे ही हैं। आप हमारी युवा पीढ़ी को आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा फुटबॉल में आने का, फुटबॉल को गेम को लेने का? किस तरह का आप फाइनल सुझाव देंगे कि मन है तो आ जाइए सामने? ये मैंने वही चीज़ फिर से रिपीट करूँगा कि आपको एक एम रखना है, गॉड इज ऑलवेज देयर, यू विल डेफिनेटली रीच समवेयर। अगर आपने एक एम रखा हुआ है, मतलब लिसन टू योर कोचेज एंड ऑल दैट, बी डिसिप्लिन और अग्रेसिव रहना हमेशा, ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा जो कि उनको फॉलो करनी है, और वो लोग कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे। एग्रेशन इज इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, एग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी आप में हिम्मत है, ताकत है, आप कर भी सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के हवाले से, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हवाले से यही कहा जाता है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साखी, और इस मिट्टी के हवाले से यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा किए जा सकते हैं। सिर्फ एक दिशा, एक रास्ते की जरूरत होती है। और जिस तरह के अरुण मल्होत्रा हमारे आज के प्रोग्राम दरख्शां सितारे के खास मेहमान, दिशा मिली, घर वालों ने पहले तो नहीं माना था, लेकिन आखिरकार मानना ही पड़ा, और आखिरकार ये फुटबॉल के अजीम सितारे रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, हिंदुस्तान में खेल चुके हैं, और इंशाल्लाह इनसे उम्मीद यही है, रब्बे कायनात से यही उम्मीद है कि दुनिया में इनका नाम रहेगा। और जिस तरह कई बहुत पहले कुछ लोग किसी के दीवाने यानी बैकम या दूसरे फुटबॉलर्स के दीवाने हुआ करते थे, अरुण के दीवाने आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आज के दरख्शां सितारे में बस इतना ही। अपने मेजबान सनम एजाज को यहीं पे दीजिए इजाजत। अरुण जी, आप मेरे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं यहाँ पे आने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश? दर्शकों के लिए यही संदेश है कि भाई स्पोर्ट्स को ज़रूर अपना एक सब्जेक्ट बनाओ, कहीं स्कूल कॉलेज जो भी है हमारे, उन लोग को चाहिए कि स्पोर्ट्स को फॉलो करें, कोई भी गेम चूज़ करें। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं फुटबॉल हूँ तो फुटबॉल को चूज़ करें, कोई भी गेम चूज़ करें। आपकी फिजिकल फिटनेस, पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकली फिट भी रहोगे, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इसके साथ ही दीजिए अपनी मेजबान सनम एजाज को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर करने की इजाजत। ऊपर वाले ने चाहा तो फिर करेंगे एक और प्रोग्राम में आपसे एक और शख्सियत के साथ मुलाकात। आज बस इतना ही। आपका मेरा सबका अल्लाह निगहबान। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज।